नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज अपनी वही सीएमए लॉ वाली सेपरेट क्लास से नया चैप्टर चालू हो रहा है, चैप्टर नंबर 10, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 डिस्कशन कर रहा हूँ। हम लोग के ये सेपरेट क्लास में 3 चैप्टर बचा है, बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट और डायरेक्टर्स। ओके, तो कमिंग 1 मंथ के अंदर ही दिस विल गेट ओवर, ठीक है। सीए इंटर के साथ जो कॉमन सिलेबस था वो खत्म हो चुका है, फिर अब ये सेकेंड वाला एक जो सेपरेट बुक है ये भी खत्म हो जाएगा, और फिर ये एक वर्कबुक तुम लोगों को दिया था मैंने, सीएमए इंस्टीट्यूट का है। इसके अंदर से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग प्रिपेयर करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है सारा अपने प्रिपेयर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोग के पेपर में 20 से 25 मार्क्स तक का आता है, ठीक है, विच इज़ वेरी कंपलसरी। अगर तुम उसमें अच्छा मार्क्स उठा लिया तो तुम्हारा बेड़ा पार है एक झटके में, ठीक है। पहला पेपर लॉ तो है नहीं, ठीक है, और बीच में टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि डेली एग्जाम होता है, तो टारगेट यही करना कि ऑब्जेक्टिव में अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके आ सको। एक बात बताऊंगा, कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मतलब खाली उसी के दम पे अगर कर लिए और बाकी कुछ भी लिख दिए तो पास हो जाएंगे, ये तुम्हारा वहम है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में तुम कितना भी अच्छा कर लोगे, मैं बता देता हूँ, फुल मार्क्स आना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सोचोगे कि सपोज 20 मार्क का है तो 15 मार्क का हम कर लेंगे और 5 मार्क का, समझ में आया, नहीं हो पाएगा। तुमको क्या लगता है वहां पे हॉल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव के आंसर्स मिलेंगे वो एकदम परफेक्ट मिलेंगे क्या? ये तो बड़ा तुम मतलब स्टैटिस्टिक्स का भयानक अजम्पशन लेके चल रहा होगा कि 5 इसको आता होगा, 5 इसको, 5 इसको, 5 इसको, तो अल्टीमेटली क्लास के अंदर जितने जन बैठे हैं उसका पूरा का पूरा कवरेज हो जाएगा। यू आर रॉन्ग, यू आर वेरी रॉन्ग। ऊपर से मैं बता देता हूं, इसमें ना कुछ बरगलाने वाले भी होंगे, गलत आंसर पे कन्विक्ट करवा देंगे, मतलब बोलेंगे कि यही सही आंसर है, वो गलत आंसर निकलेगा, जो खुद का आ रहा था उसमें भी, समझ में आया। तो ऑब्जेक्टिव में मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए 15 पार करना बहुत मुश्किल है, अति प्रिपरेशन से 15 होता है। 15 पार करना मतलब टू क्रॉस 15 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ इज नॉट दैट इजी। इंस्टीट्यूट में जो पेपर बनाने बैठा है वो बेवकूफ है क्या? हाँ, वो बेवकूफ है क्या कि आराम से मुंह में लॉलीपॉप दे देगा, ले 25 मार्क का उठा ले पढ़ के बिना, ऐसे होता नहीं है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट द अदर 80 मार्क्स ऑल्सो, वो भी अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छा लिखना पड़ेगा, देखोगे ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर आ जाएगा। हर पेपर में कम से कम 50 तो लाना पड़ेगा पार होने के लिए। एक तो मिनिमम 40 होता है, बट यू नो एग्रीगेट इज 50, तो 50 मार्क्स तो उठाना ही पड़ेगा तुमको पार होने के लिए पूरा। तो 50 आ जाएगा, बशर्ते अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। मेरा ड्यूटी ये होता है कि मैं सारा सिलेबस करा दूं, टोटल कवरेज करा दूं, वो मैंने करा दिया। मैंने जब बैच चालू किया था तो उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि 50% विल बी कॉमन विद सीए, उसका ये वाला बुक दिया था और वो हो चुका। 50% मैंने बोला था कि सीएमए का सेपरेट क्लास होगा, जो इवनिंग्स में मैं कॉन्स्टेंटली लेते भी रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग काफ़ी आगे चले गए, मतलब एग्जाम कब है और अभी एग्जाम के 6 महीना पहले हम लोग खड़े हैं, समझ रहे हो, एग्जाम के 6 महीना पहले भी खड़े हैं और अपना सिलेबस कितना स्पीड से गया है। मतलब 85% ऑफ आवर सिलेबस इज ओवर, आई विल से मोर देन 85। 3 चैप्टर जो बचा हुआ है वो 15% भी नहीं है, वो लेस देन 15% है। तो मतलब काफी आगे जा चुके हैं हम लोग सिलेबस के मामले में। 6 महीना पहले सिलेबस पूरा खत्म करके बैठे हैं। अब सारा जो मतलब गेम है वो तुम्हारे हाथ में, अब वो सारा गेम तुम्हारे हाथ में कि तुम कितना सीरियस है और कितना पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता है, डिपेंडिंग ऑन दैट तुम्हारा मार्क्स आएगा। तुम अब अगर एकदम ही नहीं पढ़ना चाहोगे तो दिक्कत है। मेरी तरफ से क्या हेल्प होता रहेगा वो मैं बता देता हूँ। मेरी तरफ से ये हेल्प होता रहेगा कि कमिंग टर्म जो है तुम लोगों का, उसमें ये अमेंडमेंट्स जो भी हैं, अमेंडमेंट क्लास अभी मैं लेने वाला हूँ, तो अमेंडमेंट क्लास तो सभी के लिए होता है। मतलब तुम लोग को वो अमेंडमेंट पढ़ा चुका है, क्यों? क्योंकि तुम लोग लेटेस्ट बैच है, तो तुम लोग को तो अमेंडमेंट इंक्लूड करके पढ़ा दिया ना। पर मैं तो अमेंडमेंट हमेशा पढ़ाता हूँ फॉर ओल्ड बैच स्टूडेंट्स, बट आई विल इंसिस्ट कि जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स है, करंट बैच, वो भी एक बार अमेंडमेंट क्लास अलग से आके कर लें, तो सारा अमेंडमेंट एक साथ मिल जाएगा ना हाथ में। ऐसे तो पढ़ा चुका अमेंडमेंट, तुम नहीं भी करेगा तो चलेगा, वो सारा बुक में तो घुसेड़ा हुआ अमेंडमेंट, करंट बैच है ना, सारा अमेंडमेंट डाला हुआ है। पर फिर भी अगर कर लोगे तो सारा अमेंडमेंट एक साथ करने से रिवाइज हो जाएगा, तो फिर तुम फिर से लॉ के रिदम में आ जाएगा, एक नंबर। दूसरा, आई विल बी होल्डिंग सेपरेट रिविजन क्लासेस, ठीक है। अब रिवीजन क्लास जो है ना वो सारा रिवाइज नहीं करा पाऊंगा, ये मेरी मतलब लिमिटेशन है। मतलब ये संभव है क्या कि जो चीज़ 60-65 क्लास में पढ़ाया गया वो बैठ के 3 क्लास के अंदर पूरा रिवाइज कर देना, उतना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो रिवीजन जो होगा ना वो मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है। ये सीए का रिवीजन क्लास होगा, तो सीए का जो वॉल्यूम 1 रिवाइज होगा ना, जो तुम लोग के साथ कॉमन है वो पूरा, तो उसमें तुमको फुल टू पूरा अपना रिवीजन मिल जाएगा। कम से कम एटलीस्ट ये वाली बुक भी रिवाइज अगर कर लेते हो आके वॉल्यूम 1, तो तुम समझ लो कि तुम्हारा 50% रिवाइज हो गया, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू टेक इसका अलग से रिवीजन क्लास, ये इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए रिवाइज कराना, मतलब फिर वो 8-8, 10-10 क्लास रिवीजन में निकल जाएगा।
तो रिवीजन में इतना है कि कम से कम 50% ऑफ योर दिस विल बी रिवाइज्ड। ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज है, इस वर्कबुक को दिया ना मैंने अलग से, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे और सॉल्व वर्कबुक है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो 3 चीज है जो हेल्प कर रहा है मेरे को और तुमको कि तुमको लॉ के टच में बनाए रखूं। एक है अमेंडमेंट क्लास, दूसरा है रिवीजन क्लास और तीसरा है वर्कबुक का ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। पर एक पॉइंट पे तो आएगा जब मेरे को टोटल बाय बाय बोलना पड़ेगा, बस मेरा खत्म, अब तुमको अपना पढ़ना है तो तुमको पढ़ना तो पड़ेगा। तुम अगर एकदम ही इसको दरकिनार करोगे या नहीं पढ़ोगे तो देन दैट्स अ बिग इशू, फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा लॉ, ठीक है। ये एकदम भी संभव नहीं है कि जब तुम एग्जाम दे रहे होगे उस वक्त मैं तुम्हारे सामने से खड़ा रहूंगा और देखता रहूंगा। वो कभी हो पाया दुनिया में क्या? वो फैसिलिटी तो मतलब किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है वो फैसिलिटी कि एग्जाम टाइम में, एक होता है ना कि एग्जाम टाइम में भी सपोर्ट कर दो। एग्जाम टाइम में कैसे सपोर्ट कर दो? वो टाइम इतना क्रिटिकल होता है कि यू डोंट वांट टू सी एनीबॉडी। वो एक सेकंड, लाइक 1 सेकंड में एक डेटा याद कर सकते हैं उतना। तो वो तब हो सकता है जब तुम सीरियस और पहले से पढ़ के बैठे। अचानक से तुम पढ़ने जाएगा तुम नहीं पढ़ पाएगा। 8 घंटे का टोटल समय है तुम्हारे पास, टोटल 8 घंटा। एक एग्जाम देके निकला, अगले दिन फिर दूसरे एग्जाम में घुसना है, मरे हुए ऑलरेडी हैं, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, तो 8 घंटे का, 8 से 10 घंटे का विंडो मिलेगा पढ़ने का। तो उसमें बहुत कम चीज पढ़ा जाता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा पढ़ाई पहले होता है, ठीक है। वेल दैट्स ऑल देयर इज। स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। अब तो ये बस, अब ये सेपरेट क्लास ही करना है हम लोग को, और तो कोई अलग से क्लास करना नहीं है। बोनस, बोनस क्या होता है? बोनस को बोला जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोला जाता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। कोई भी मालिक क्या अपने एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर क्या कंपनी में बहुत प्रॉफिट होगा क्या तब पूरा आपको दे देगा क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट तो डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो बोनस एक्चुअली मैं बोलूं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बोल के नहीं है एग्जैक्टली स्पीकिंग, क्योंकि कंपनी में लॉस हो तो भी तो बोनस देना पड़ेगा। तुमको मालूम है हम लोग हर किसी को जो भी जॉब करता है उसको 1 महीने का बोनस मिलता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। हमारे घरों में भी तो जो भी मेड या सर्वेंट्स लोग काम करते हैं या ड्राइवर्स काम करते हैं, हमको देते कि नहीं देते 1 महीने का बोनस? देना पड़ता है ना 1 महीने का बोनस। अब घर का तो कोई प्रॉफिट लॉस होता नहीं है, घर कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, पर देना पड़ता है ना। तो ये परंपरा है, वी गिव बोनस। टू से दैट बोनस इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, ओके। बोनस होता क्या है? देखो 12 महीने आप हर महीने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो। एम्प्लॉयर है वो हर महीने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते जा रहा है जो कि प्री डिसाइडेड है। लेकिन क्या है, साल में कई ऐसे मौके आते हैं जब खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। स्पेशली अगर तुम मेरे से बात करो, हर धर्म के अंदर एक टाइम होता है जो उनका स्पेंडिंग टाइम होता है, जब वो लोग नया सामान खरीदते हैं। अगर मैं बंगाल में हूं तो दुर्गा पूजा बोल सकता हूँ, और नॉर्थ इंडिया में तुम दिवाली बोल सकते हो, ऐसे ही साउथ इंडिया या महाराष्ट्र साइड में एक अलग कल्चर, एक अलग रिलीजन है। तो साल में एक त्योहार तो उनका सॉलिड आता है जहां पे स्पेंडिंग किया जाता है। तो अगर 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा हाथ में पकड़ा दी जाए तो वो आराम से स्पेंड कर सकता है कि नहीं? उसका वो फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा बीतेगा, तो बोनस दे दिया जाता है, ठीक है। बोनस एक्ट में बोला हुआ है कि बोनस कैसे दिया जाता है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, ऑल दैट ज्ञान इज गिवन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रैक्टिकल थिंग। प्रैक्टिकल समझ गए तो भाई थ्योरी तो पहले पढ़ी जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्या हम लोग जैसों को बोनस मिलेगा? हम लोग जैसों मतलब नॉट मी, आई मीन यू। तुम जाके जब जॉब करोगे कहीं पे तो तुमको बोनस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम पास कर गए और तुम कहीं पे जॉब लग गए तो तुम्हारी सैलरी उन्होंने बोली साल का बोल रहे हैं 6 लाख रुपया। साल का कितना बोला? 6 लाख। इसमें बोनस नहीं है, बोनस अलग से है, बोनस अलग से है। तुम अगर बहुत अच्छा काम किए तो तुमको वो लोग 50-60 हजार बोनस दे देगा, तो तुम्हारा पैकेज कितना हो गया बोलो? 6.5 लाख हो गया ना। तो बोनस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं रहता, वो अलग से मिलता है, ठीक है। तो बोनस हम लोग को भी मिलेगा, पर हम लोग बड़े लेवल के एम्प्लॉई, हम पे ये एक्ट नहीं अप्लीकेबल है। वी विल गेट बोनस, डोंट वरी, बट हम पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। हम जॉब करेंगे, मतलब तुम लोग जॉब करोगे तो तुमको भी बोनस मिलेगा, पर तुम इसमें कवर्ड नहीं हो। इसमें बहुत छोटे लेवल का एम्प्लॉय कवर्ड है जिसका मंथली सैलरी 21,000 रुपया से कम है, 21,000। तो तुम्हारा सैलरी 21,000 के तो नीचे होगा नहीं, तुम्हारा सैलरी विल बी अपर लेवल, ठीक है। जिनकी पर मंथ सैलरी 21,000 या उससे कम होती है, दे आर फॉलिंग अंडर बोनस एक्ट, मतलब लोअर लेवल एम्प्लॉइज, ठीक है। उनकी सैलरी होती है 21,000 या कम, तो उनपे बोनस एक्ट एप्लीकेबल है। हम लोग को भी बोनस मिलेगा, बट वी आर नॉट कवर्ड अंडर बोनस एक्ट। क्लियर बात है? अच्छा, हम लोग के घरों में ये जो भी मेड सर्वेंट स्टाफ काम करते हैं, हम लोग उसको देते हैं कि नहीं देते बोनस? क्या वो बोनस एक्ट में कवर्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा घर कोई फैक्ट्री है,
तुम्हारा घर कोई एस्टैब्लिशमेंट शॉप है नहीं, तुम्हारा घर तो एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड है, तो तुम पे बोनस एक्ट तो लगता ही नहीं है, फिर भी देते हैं कि नहीं? परंपरा क्यों देते हैं? परंपरा, कस्टम, ये परंपरा बन चुकी है पूरे विश्व में कि बोनस देना पड़ेगा। बोनस अब एहसान नहीं है, ठीक है? बोनस अब एहसान नहीं है, इट हैज बिकम लाइक देना ही पड़ेगा। सो इट्स नॉट लाइक एन एहसान कि बोनस देके हम एम्प्लॉय पे एहसान कर रहे हैं, चलो दांत दिखाओ फोटो लेंगे, नहीं, इट इज कंपल्सरी टू पे बोनस। क्लियर है? सो बोनस ईजेस देयर लाइफ कि साल में कम से कम एक मौका ऐसा था जब उनको 1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा मिलती है जिसको वो स्पेंड कर सकते हैं फॉर वट एवर पर्पज दे वांट, दैट्स बोनस। अब क्या है, बोनस सेट बनाना क्यों पड़ा? इसलिए कि कोई भी चीज को भारत सरकार परंपरा के ऊपर तो नहीं छोड़ सकती ना। क्या भारत सरकार रिस्क लेगी क्या कि अरे अरे परंपरा है, सब जगह हो ही रहा होगा? नहीं, कई ऐसे कारखाने, मिल मजदूर थे जिनको बोनस नहीं मिलता था, जहां बोनस क्या एक्सप्लॉयटेशन होता था, जहां क्या होता था एक्सप्लॉयटेशन, बोनस का चांस ही नहीं है, देयर इज नो स्कोप फॉर बोनस। तो भारत सरकार को लगा कि कानून बनाना जरूरी है, कानून अगर होगा बोनस के ऊपर तो जो नहीं दे रहे हैं वो भी देना चालू कर देंगे, जो नहीं दे रहे हैं वो भी देना चालू कर देंगे। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। कुछ वर्कर लोग होते हैं ना जो डेली बेसिस पे वेज मिलता है, जिनको एक दिन काम करो पैसा लो, एक दिन काम करो पैसा लो, एक दिन काम करो पैसा लो, डेली वेज। तो कारखाने वाले उसको बोनस नहीं देते हैं, बोलता कि तुम डेली वेज पे तुमको बोनस नहीं मिलेगा। ये गलत बात है ना। अरे उसको डेली का दे रहे हो, मंथली के बदले, तो भी बोनस तो मिलना चाहिए ना। समझ रहे बात? तो कानून आ गया, बोनस सेट बोला इनको भी बोनस मिलेगा। तो बोनस हैज टू बी गिवन टू एवरीबॉडी। लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि सब लोग दें, टू हैव अ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस ऑल अक्रॉस द कंट्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दे या नहीं दे उसकी मर्जी, मर्जी नहीं, कंपल्शन, पे बोनस। बोनस खाली किसको नहीं मिलेगा? अप्रेंटिस को। अप्रेंटिस का मतलब जो लोग ट्रेनिंग पे आते हैं ना, उनको बोनस नहीं मिलता, ठीक है? तुम लोग के 15 महीने का ट्रेनिंग है ना, 15 मंथ्स का ट्रेनिंग है, और सीएमए फाइनल का एग्जाम देने के पहले 6 महीने का ट्रेनिंग करना पड़ेगा तुमको। यू नो ऑल दैट, आई थिंक सो। तो ट्रेनिंग में जो लोग होते हैं ना, ट्रेनीज, अप्रेंटिसेस, इन्हें बोनस नहीं मिलता क्योंकि वो तो ट्रेनिंग कर रहा है, उसको बोनस बोल के नहीं मिल सकता। क्लियर है? एक आइडिया मिला बोनस का? ओके, अंदर पेज 10.2। मैं स्टार्ट करूं, ठीक है? अंदर सबसे पहले जाती क्या मिला मेरे को? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। टेबल दिख रहा है, नंबरिंग। हाउ मेनी? 5। फर्स्ट बॉक्स क्या लिखा है बोलो? लेफ्ट साइड में फैक्ट्री। फैक्ट्री के सामने क्या लिखा है? कम कर दे थोड़ा, तो ऊपर कर दे। ठीक है, फैक्ट्री के सामने क्या लिखा है? एवरी फैक्ट्री, हर कारखाने को बोनस देना पड़ेगा। सेकंड, एस्टैब्लिशमेंट हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एम्प्लॉइज। फैक्ट्री के अलावा और जितने एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहां 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉइज काम करते हैं, वहां भी बोनस देना पड़ेगा। थर्ड, नोटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स हैविंग 10 to 19 एम्प्लॉइज, जिनमें 20 से कम है पर 10 से 19 के बीच में, इन्हें भी अगर भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है तो इन्हें भी बोनस देना पड़ेगा। अंदर अंदर इसका मैं एग्जाम्पल बोलना चाहूंगा, लिखो एग्जाम्पल। थर्ड वाले का एग्जाम्पल लिखो, सर्कस, कॉमा ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो इनको भी बोनस देना पड़ेगा। ओके। 4 नंबर, अगर एक बार आपके ऊपर बोनस एक्ट लग गया तो लग गया, अब आपको हमेशा बोनस देना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 है कि 20 से कम है। सपोज एक एस्टैब्लिशमेंट था जहां 22 एम्प्लॉइज था, कितना? 22, तो उस पर बोनस एक्ट एप्लीकेबल है, बोनस मिल रहा है। अगले साल में 4 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, कितना बचा? 18, तो भी फर्क नहीं पड़ता, बोनस एक्ट देना पड़ेगा। एक बार अगर बोनस एक्ट अप्लाई हो गया तो इट कंटिन्यूज टू अप्लाई। ये तो हम लोग जानते हैं, हर लेबर लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि एक बार लग गया सो लग गया, इट कंटिन्यूज। 5, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस
वो वाले गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं प्राइवेट सेक्टर के कंपटीशन में, उन पे बोनस एक्ट लगेगा। क्या मतलब है इसका, मैं बता रहा हूं। देखो, देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस, सम ऑफ देम आर मोनोपोली, मतलब वो वाला काम कोई और करता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, देयर आर गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस जो वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर भी बनाता है, ओके। अब मैं एग्जांपल दूं, BSNL। यार BSNL कुछ भी ऐसा बनाता है क्या जो दूसरे नहीं बनाते? एयरटेल वोडाफोन बनाते हैं कि नहीं? BSNL क्या दे रहा है? टेलीफोन, इंटरनेट, करेक्ट। तो टेलीफोन, इंटरनेट BSNL का लोगे कि कहीं और से भी ले सकते हो? कहीं और से भी। तो प्रैक्टिकली आपको, मतलब हम देश को BSNL की जरूरत नहीं है। तो BSNL एक ऐसा गवर्नमेंट कंपनी है विच इज रेंडरिंग अ सर्विस विच इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, तो इन पे बोनस एक्ट लगेगा। तो BSNL पे बोनस एक्ट लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का एक और एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिसाइल बनाता है। क्या बनाता है? मिसाइल। कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी जानते हो मिसाइल बनाता है जो? नहीं। तो वो तो जो बना रहा है वो यूनिक ही है ना, तो ऐसे गवर्नमेंट कंपनी पे बोनस एक्ट नहीं लगेगा, ओके। वो वाले गवर्नमेंट कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर वाले ही काम कर रहे हैं उन पे बोनस एक्ट लगेगा, और वो वाले गवर्नमेंट कंपनीज जो अलग ही टाइप का यूनिक कुछ कर रहे हैं उन पे बोनस एक्ट नहीं लगेगा। 5 नंबर पढ़ो अंदर से, एक जन लाउडली पढ़ेगा कोई। in competition with private sector, goods or render services in competition with private sector, मतलब वो वाला गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं ये लोग जो प्राइवेट सेक्टर भी देता है, तो कुछ अलग खास नहीं है। एग्जांपल लिखो, BSNL। तो BSNL पे भी लगेगा बोनस एक्ट, पर वो मिसाइल बनाने वाला कंपनी जो बोला मैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उस पर लगेगा क्या? नहीं, उस पर नहीं लगेगा। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। नेक्स्ट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट दिख रहा है, इस पे क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन है अंदर, टू व्हाट क्लासेस ऑफ एम्प्लॉइज द एक्ट डज नॉट अप्लाई। ये एक्ट कौन कौन से एस्टैब्लिशमेंट्स पे नहीं लगता? अंडरलाइन। नंबर 1 LIC, RBI। आई होप सबको इसका फुल फॉर्म पता है ना? LIC और RBI पे लगता है क्या? ना, सवाल ही नहीं उठता। सेकंड में भी सब बड़ा बड़ा नाम है, IFCI, IDBI, UTI, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, नाबार्ड। इनका फुल फॉर्म कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा ऑब्वियसली। IFCI का फुल फॉर्म बोलो, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI का बोलो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बाकी का तो फुल फॉर्म लिखा है। सिडबी, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड, नेशनल, ऐसे टुकड़ों में बोलो, जोड़ के बना दूंगा मैं। नहीं, नेशनल बैंक, ना से नेशनल बैंक का बा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। वो क्या हुआ? नाबार्ड, ओके। अरे फुल फॉर्म क्या लिख रहा है? बोनबीटा क्विज कॉन्टेस्ट है क्या? CMA का एग्जाम है, नहीं आएगा फुल फॉर्म? क्या पागल हो गया? मैं ऐसे ही बता दिया, कोई डाउट पूछेगा इसलिए मैं बोल दिया। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू फुल फॉर्म इन ऑब्जेक्टिव, इतना भी लल्लू पेपर नहीं आने वाला है। 3 नंबर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 नंबर, सीमैन, मर्चेंट शिपिंग। सुनो, बहुत जन है ना जो मर्चेंट शिपिंग में अपना करियर बनाते हैं, तुम लोगों को पता नहीं होगा। इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई होता है ना, उसमें बहुत सारा कैटेगरी होता है, उसमें से एक होता है मर्चेंट इंजीनियरिंग, मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी मतलब एक तो क्रूज होता है, क्रूज जिसमें लोग ट्रैवल करने जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और एक होता है मर्चेंट नेवी जिसमें कार्गो भर भर के जाता है। क्रूज नहीं, गंदा सा जहाज जिसमें कार्गो भर भर के जाता है, उसको बोलते हैं मर्चेंट नेवी, ठीक है। तो मर्चेंट नेवी मतलब इट्स नॉट नेवी, वो नेवी मत सोचना वो नेवी वाइट हो ना, वैसा नहीं, मर्चेंट नेवी वैसा। तो उसमें काम करने वाले जो बंदे हैं सीमैन, उन पे भी बोनस एक्ट नहीं लगता। कॉमा डिफेंस एम्प्लॉइज, उसके बगल में ही था कॉमा डिफेंस। डिफेंस मतलब तो समझता है ना, मिलिट्री वाले, उन पे बोनस एक्ट नहीं लगता। तो बोनस एक्ट नहीं लगता तो क्या उनको कुछ मिलेगा नहीं क्या? अरे उनको कुछ अलग से मिलेगा, ये एक्ट नहीं मिलेगा पर कुछ और मिलेगा। क्या? बहुत कम। तो इसलिए तो तुम CMA का पढ़ाई पढ़ रहा है,
चिंता क्यों कर रहा है? हाँ वो भी अच्छा होता। नीचे 5 नंबर, डॉक वर्कर्स ऑब्लिक रेलवे वर्कर्स, इनको नहीं मिलेगा। 6 नहीं मिलेगा, नहीं मतलब आई मीन इन पे बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं, इनको बोनस इनके अपने रूल्स में मिलता है। ओके 6 नंबर, एम्प्लॉयज ऑफ यूनिवर्सिटीज, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हॉस्पिटल, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, हॉस्पिटल चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो इन सब को भी बोनस एक्ट अप्लाई नहीं करता। ओके इतना सारा नाम था, 4-5 तो याद रख ही सकता है कोई भी, 4-5। कौन से एम्प्लॉइज या एस्टैब्लिशमेंट है जिन पे बोनस एक्ट नहीं लगेगा? ऊपर से बड़ा बड़ा नाम लेना चालू करेंगे, LIC, RBI। अच्छा तुम्हें LIC और RBI लिखेगा तो तुमको 2 मार्क्स मिलेगा कि 1 मार्क्स मिलेगा? 1 ही मिलेगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला है बोलो, IFCI, IDBI, UTI, नाबार्ड, फिर और कुछ सीमैन, और ये डिफेंस एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स। ओके डॉक वर्कर्स, सी वर्कर्स, और कौन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, हॉस्पिटल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉइज, तो इनको भी बोनस एक्ट नहीं। ओके नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट टू एन एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर। सुनो, एस्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर का मतलब लिखो PSU। PSU का फुल फॉर्म एकदम सही, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इन पे बोनस एक्ट लगने के लिए 2 कंडीशंस है, इन पे बोनस एक्ट लगने के लिए 2 कंडीशंस है, डिस्कस करेंगे। अगले पेज में पहले तो ये बताया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या क्या आएगा, और जो हम जानते हैं ना उससे अलग निकला, उससे थोड़ा अलग है। मेरे सामने कोई आके अगर बोलेगा व्हाट इज अ PSU, तो मैं एक झटके में बोलूंगा गवर्नमेंट कंपनी। ना व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, CA में डेफिनेशंस में पढ़ा भी था, फिर भी हम बोल रहे हैं, अ कंपनी इन विच 51% और मोर PUSC इज हेल्ड बाय CG और SG और बोथ, तो 51%। तो इन्होंने बोला 51% वाला भी PSU है और 40% वाला भी PSU है। इन्होंने बोला 51% और मोर इज PSU, इवन 40% इज PSU। तो ये लोग गवर्नमेंट कंपनी का औकात तो पासिंग परसेंटेज पे लेके आ गया, मतलब 40% भी होगा तो PSU। देखो ऊपर नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी मिला, उसके बगल में ऐसा लिखोगे, मिला। नंबर 2 पढ़ो, अ कॉर्पोरेशन इन विच हाइलाइटर greater than equal to 40% of share capital is held by government, held by ... देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट और RBI और a corporation owned by the government और RBI। ओके तो कोई ऐसा कॉर्पोरेशन जिसमें 40% भी अगर भारत सरकार का स्टेक है तो वो PSU। तो 51 को और नीचे लेके आ गए, बोला 40% को भी PSU मान लेंगे, अच्छी बात है। अच्छा अब सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर बोनस एक्ट कब लगेगा? PSUs के ऊपर बोनस एक्ट तब लगेगा जब वो लोग ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई कर दें। क्या ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई कर दें? फर्स्ट कंडीशन, दे आर प्रोड्यूसिंग, ये तो फर्स्ट कंडीशन जो बोल रहा हूं तुम सुन चुका है पहले मेरे से, they are producing those goods or rendering those services which are in competition with the private sector। ये पहला कंडीशन है। नीचे आओ, सवाल देखो क्या लिखा है, when does the act apply to above establishment? This act is applicable to an establishment in public sector if it satisfies the twin conditions। Number 1 में अंडरलाइन करो, goods and rendering services in competition with private sector। सेकेंड, इन गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन में लोग बना रहे हैं उससे इनकी आमदनी कितनी हो रही है? कम से कम 20% ऑफ द टोटल इनकम, एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज विच दे मेक इन कंपटीशन विद प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड,
the income from such sale or services or both is greater than equal to 20% of the gross income in public sector. तो मतलब ये वाला जो गुड्स एंड सर्विस है जो प्राइवेट सेक्टर जैसा ये लोग बनाते हैं उससे कम इनकी आमदनी कितनी है 20%. तो ये दो कंडीशंस हैं. अब ये जो 20% है ना इसी को आगे पीछे करके लोग क्वेश्चन पूछते हैं. तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक पीएसयू है जो टेलीविजन बना रहा है इन कॉम्पिटिशन विद प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, टेलीविजन के धंधे से इनकी कमाई होती है 30% ऑफ द ग्रॉस इनकम. क्या इस पे बोनस एक्ट एप्लीकेबल है? यस, 30 इज मोर देन 20. फिर उसी में पूछेगा विल योर आंसर चेंज इफ द इनकम फ्रॉम टेलीविजन इज 15% ऑफ द ग्रॉस इनकम. तुम बोलोगे यस मेरा आंसर चेंज होगा, तब इस पे बोनस एक्ट नहीं लगेगा. तो इस पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए दोनों को स्टार देके लिख दो. क्यों? इस पे पीछे क्वेश्चन होना चाहिए. हाँ आ जाओ भाई, पेज 10.20. एक अजीब बात देखोगे तुम वहां पे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है. मिला क्या? वो बुलेटिन उल्टा पकड़ लिया है. ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. एक इंसान को पढ़ना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3 तुम पढ़ो. हाँ तुम अच्छा पढ़ती, मेरे को याद आ गया. पब्लिक सेक्टर establishment. Under the Department of Science and Technology, Government of Rajasthan starts to sell mobile sets manufactured by it, in addition to TV sets, so as to compete with private sector establishments of mobile sets in the market. The income from sale of mobile sets is 30%. तो हो गया, बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो गया. 30 पढ़ते जाओ. The employees of the corporation went on strike to demand bonus. सही बात है, स्ट्राइक पे जाना चाहिए, बोनस मिलेगा. Decide whether the demand of the employees is tenable. Yes. Last, would your answer be different if the income from sale of mobile is only 10% and line 10%? तो आंसर तुम्हारा सेम होगा कि डिफरेंट? लिखो डिफरेंट आंसर, कॉमा, बोनस एक्ट नॉट एप्लीकेबल. बोनस एक्ट नॉट एप्लीकेबल. ओके है ना? देखता हूं एक सेकंड पे और भी क्वेश्चन है क्या. बस ठीक है. बैक टू पेज 10.3. 10.3 पे क्वेश्चन का बॉक्सेस दिख रहा है हम लोग को. डिस्कस करें. क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है. एग्जामिन वेदर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस. नंबर 1, जे हु इज वर्किंग इन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. सोशल वेलफेयर में नो, लिखो नो. D an employee employed by an establishment engaged in an industry carried on by a department of government. No. या चाहो तो इसमें लंबा आंसर भी लिख सकते हो. इफ ट्विन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन यस, वो भी चलेगा. क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का किया हुआ एस्टैब्लिशमेंट अगर कंपटीशन करे प्राइवेट सेक्टर से और उससे जो कमाई है वो 20% के ऊपर है तो फिर एप्लीकेबल है, अन्यथा नो. अगला सवाल, ये 5 टाइप के लोग को बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत इजी है, अभी पढ़ के आए थे ना. LIC, RBI, UTI, डिफेंस एम्प्लॉय, फलाना ढिमका. आओ. नंबर 1 क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी टीचर, नो. सेकंड, नाबार्ड, नो. थर्ड अलग है थोड़ा सा, फोर्थ भी अलग है, फिफ्थ भी अलग है. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को होल्ड पे डाल दो, बाद में कराऊंगा. नीचे आ जाओ. कॉम्पोजिट एस्टैब्लिशमेंट, ये स्टार्ट करें. कंपोजिट एस्टैब्लिशमेंट, और थ्योरी में जाने से पहले मैं तुम लोग को बोनस एक्ट का थोड़ा सा मैथ्स वाला पोर्शन कराना चाहता हूं. ठीक है, कॉपी वर्क अब स्टार्ट. अब थोड़ा बुक से तिलांजलि, यहां से काम करेंगे.
स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम बोनस कितना होता है, मैक्सिमम बोनस कितना होता है? इस एक्ट में ना बोनस के कैलकुलेशन पे लंबा चौड़ा ज्ञान है, तो मैं इसीलिए वही पहले पकड़ रहा हूँ, मैथ्स थोड़ा अच्छा लगेगा। कम से कम बोनस 1 महीने का तो दोगे। अगर तुम 1/12 मोबाइल में सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0833, जिसका मतलब होता है 8.33% ऑफ एनुअल वेजेस। 1/12 8.33% मतलब कम से कम 1 महीने का। तुम सॉल्व कर लो ना, 1/12 × 100 करो, देखना 8.33 आएगा। तो कम से कम 1 महीने का बोनस तो मिलना चाहिए, वो मिनिमम है। तो उसको परसेंटेज में कितना बोला? 8.33%। मैक्सिमम कितना? ओके तो एक्चुअल बोनस जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही कहीं होगा। कितना होगा एक्चुअल बोनस हम लोग को जानना है। तो एक्चुअल बोनस जो है ना, ये सॉल्व करके निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सॉल्व करके निकालना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअल बोनस रेट डिपेंड्स ऑन it depends on available surplus and allocable surplus. Come to book page 10.14. ऊपर हेडिंग क्या दिख रहा है? कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। क्या लिखा है उसके नीचे? नंबर 1। ये पूरा जो डायग्राम दिख रहा है ना, दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ द एक्चुअल रेट ऑफ बोनस। अब इससे कैसे आएगा नहीं आएगा मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पर सबसे पहले हम लोग को ये सीखना है कि ये होता क्या है, अवेलेबल सरप्लस और एलोकेबल सरप्लस। प्रॉफिट में ना कुछ एडजस्टमेंट्स करो, प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करो तो ये नंबर निकल के आएगा, एलोकेबल अवेलेबल सरप्लस। और इस नंबर से पता चलेगा कि आपको बोनस कितना देना है, इस नंबर से पता चलेगा कि बोनस कितना देना है, ठीक है। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होगा, बट होगा कितना, आई वांट टू नो। जैसे मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इस साल मुझे कितना बोनस रेट देना है। इज इट 8.33, इज इट 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20? आई वांट टू नो। तो कैसे पता करना है? बोलता उसके लिए ये सब सॉल्व करो बैठ के, अवेलेबल और एलोकेबल सरप्लस निकालो, उससे पता चलेगा फाइनली कि एक्चुअल बोनस कितना देना है। तो सबसे पहले तो मुझे सीखना है कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेबल सरप्लस। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये मैंने ना थ्योरी की तरह नहीं बल्कि तुम देख रहे हो पूरा कैलकुलेशन की तरह लिख के दिया है ताकि याद रखने में आसानी हो।
एग्जाम में आराम से लिख के आ सकते हैं इसको, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल एंड एलोकेबल सरप्लस, 5 मार्क्स। ये क्वेश्चन आता है कि क्या है 5 मार्क्स, तो ऐसे बता सकते हैं एकदम मैथमेटिकली एक झटके में। देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ बोनस। नंबर 1 स्टेप क्या लिखा है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट अंडर सेक्शन 4 इन द मैनर स्पेसिफाइड बिलो। नंबर ए फर्स्ट शेड्यूल इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, नंबर बी सेकंड शेड्यूल इन एनी अदर केस। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट पहले तो सॉल्व करके निकालो। एक बात सुनो, तुम लोग अकाउंट्स में शेड्यूल 3 तो पढ़ा होगा, सबको ही पढ़ा है, क्लास 12 में आता है। शेड्यूल 3 के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट बोल के कुछ होता है, सोचना पड़ेगा। क्लास 11 में होता था। क्लास 11 में जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अकाउंट बनाते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, जीपी, एनपी, उसमें होता था। पर जब तुम 12 में गए थे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई थी, क्योंकि 12 में कंपनी अकाउंट्स बोल के आ गया था शेड्यूल 3। उसमें टी शेप बंद, वर्टिकल वर्टिकल चालू, उसमें कहीं भी ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड है? उसमें सीधा क्या निकलता है, पीबीटी, पीएटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो इन्होंने बोला इस बोनस एक्ट के लास्ट में 4 शेड्यूल्स है, इस बुक में नहीं, मतलब ओरिजिनल बोनस एक्ट में 4 शेड्यूल्स है। तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में ना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका बताया कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट करो। अगर आप एक बैंक हो तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो एज पर फर्स्ट शेड्यूल, इफ यू आर नॉट अ बैंक तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो एज पर सेकंड शेड्यूल। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। सेकंड स्टेप क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करो। सेकंड स्टेप कैलकुलेट द अवेलेबल सरप्लस। अच्छा, वो कैसे मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करके। सामने आंखों के एक टेबल दिख रहा है, टेबल के अंदर लेफ्ट साइड में देखो ABCD। नंबर A क्या है और लास्ट वाला D क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट से क्या निकालना है, अवेलेबल सरप्लस। कैसे निकलेगा? एडजस्टमेंट्स करके। तो फर्स्ट नंबर A, ग्रॉस प्रॉफिट एज कंप्यूटेड इन शेड्यूल 1 एंड 2, XXXX। नंबर B, उसमें से क्या करना है, डिडक्ट प्रायर चार्जेस। उसमें क्या क्या माइनस करना है, डिडक्ट एक एक करके। नंबर 1, डेप्रिसिएशन लेस करो। कौन सा वाला डेप्रिसिएशन? इनकम टैक्स में जो पढ़ते हैं ना सेक्शन 32, वही वाला डेप्रिसिएशन निकालो और लेस करो। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व लेस करो। थर्ड, सम्स स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल। लो, अभी फर्स्ट और सेकंड से पार पड़ा नहीं था कि थर्ड आ गया। तो थर्ड शेड्यूल में और भी कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी लेस करो। अरे खाली एम्प्लॉय लोग को बोनस दोगे, मालिक को ठेंगा दिखा दोगे क्या? उसके लिए भी तो कुछ रखना पड़ेगा। मालिक को क्या मिलता है, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो लेस करो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो ब्रैकेट में लिखा है, दिस इंक्लूड्स रिटर्न ऑन कैपिटल, इक्विटी एज वेल एज रिजर्व्स, तो वो भी लेस कर दो। कर दिया लेस हम लोगों ने। आउटर कॉलम में ब्रैकेट में दिख रहा है XXXXX। पॉइंट नंबर C, अब ऐड करो। क्या ऐड करो? टैक्स शील्ड ऑन बोनस। मेरे को एक चीज बताना, थोड़ा सा मैं इस मामले में अनअवेयर हूं। CMA इंटर में फाइनेंस मैनेजमेंट है क्या? तुम लोग के FM है क्या? है ना? तो टैक्स शील्ड बोल के सुना है क्या? टैक्स शील्ड बोल के एक टॉपिक होता है, ये कैपिटल बजटिंग में पढ़ाया जाता है। तो तुमने अगर कैपिटल बजटिंग कर लिया है तो उसमें टैक्स शील्ड बताया गया होगा तुमको। व्हाट इज टैक्स शील्ड? मैं एकदम तुमको देसी भाषा में बता रहा हूँ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान है। एक आम आदमी को भी समझा सकते हो उसको, उसके लिए FM का पंडित बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा मैं आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज ये बुक को लेते हैं, ठीक है। ये बुक कितने पेज का होगा? इसमें पेज नंबर भी नहीं लिखा है वैसे। ये तकरीबन 250 के पन्ने के आसपास होना चाहिए ये बुक, ठीक है। 200-250 पन्ना कुछ होगा। अगर 250 पन्ने का बुक है तो इसको प्रिंट करने का कितना लगेगा मेरा? 125 रुपया। सिंपल बात है। 125 आधा, और फिर उसके बाद कवर एंड ऑल दैट, सो इट विल बी 140 रुपीज, करेक्ट। तो इस बुक को मेरा प्रिंट करने का कॉस्ट कितना लगा? 140। लेकिन मनी मन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा 140 नहीं लगा, मेरा कमती लगा है। क्यों लगा है? बिकॉज मैंने इस पे 140 जो स्पेंड किया है वो मैं अपने PL अकाउंट में डेबिट करूंगा कि नहीं? मेरा प्रॉफिट उससे कम होगा कि नहीं? अगर मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मेरे को भारत सरकार को इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा कि नहीं? मेरे को इस बुक कॉस्ट का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। मैं हाई इनकम अर्नर हूं, मेरा इनकम टैक्स 30% के स्लैब में चला जाता है स्ट्रेट अवे, ठीक है। वैसे भी LLP पे कोई स्लैब
नहीं होता, इंडिविजुअल पे स्लैब होता है ना, वो 5 लाख कितना चल रहा है, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो LLP ये सब पे तो स्लैब होता ही नहीं है, तो आप जो भी कमाओगे सीधा 30% इनकम टैक्स में घुस गया ब्रैकेट। तो अगर मैं ये प्रिंटिंग कॉस्ट अपने PL में दिखा रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट 140 से कम हो रहा है, तो मेरे को 140 के ऊपर 30% इनकम टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो 140 का 30% होता है 42 रुपीज, तो 42 रुपीज तो मेरे को इनकम टैक्स में ऐसे ही बच गया ना, उसको बोलते हैं टैक्स शील्ड। तो मेरा इस बुक को छापने का इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा, 98। तुम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैं खर्चा नहीं करूंगा तो मेरा कमाई बढ़ने लग जाएगा। थिंक अबाउट इट, सेल्स और इनकम में फर्क क्या होता है? एक्सपेंस। सेल्स में से एक्सपेंस लेस करो तो क्या बचता है? इनकम। अगर मैं एक्सपेंस लेस ही नहीं करूं तो इनकम बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो भारत सरकार छोड़ेगी थोड़ा ना, उस इनकम पे मेरे से 30% इनकम टैक्स लेगी, समझ रहे हो? और अगर मैं एक्सपेंस डाल दूं उसमें तो मेरा इनकम कम हो जाएगा, और मेरा इनकम अगर कम होगा तो उस पर 30% टैक्स भी तो बचेगा, समझ रहे हो? तो ये 140 रुपए का खर्चा जो है, ये जैसे ही मेरे PL में घुसेगा मेरे को इस पे 30% का टैक्स बचेगा कि नहीं? तो 30% ऑफ 140 इज इक्वल टू 42 रुपीज, तो मेरा 42 रुपीज बच जाएगा। दैट्स कॉल्ड टैक्स शील्ड। समझ गए? मतलब कोई भी खर्चा आप करते हो ना, तो उस खर्चे को करने से आपकी इनकम टैक्स कम हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट PGBP समझता है। PGBP फाइल में तुमको एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है कि नहीं, अंडर सेक्शन 36 पढ़ा ही होगा ना। PGBP सबको आता है। PGBP में एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो जितना एक्सपेंस लेस करोगे इनकम कम, तो उस पर टैक्स भी कम। तो हर एक्सपेंस पे 30% के हिसाब से बच गया ना पैसा तुम्हारा टैक्स का, उसको टैक्स शीट बोलते हैं। तो अब सुनो, लास्ट ईयर हमारी कंपनी ने सारे एम्प्लॉइज को 50 तक का बोनस दिया था। लास्ट ईयर एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉइज को कितने का बोनस दिया था? एक जन को 50 तक नहीं, मतलब 50 तक टोटल का बोनस दिया था। ये बोनस PL में डेबिट होगा कि नहीं होगा? तो 50 लाख पे 30% कितना होता है? 15 लाख। तो 15 लाख का टैक्स बचा कि नहीं बचा? उसको बोलते हैं 15 लाख का टैक्स शील्ड। तो 15 लाख जो आपका बच गया वो इस साल ऐड कर दो, ऐड टैक्स शील्ड ड्यू टू बोनस पेड लास्ट ईयर। मिल गया? पेज 10.14 ना। तो ऐड नंबर C क्या लिखा है पढ़ो, ऐड टैक्स शील्ड ड्यू टू बोनस ऑफ लास्ट ईयर। तो A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू D। D क्या है देखो, अवेलेबल सरप्लस। क्या लिखा है ब्रैकेट में? A माइनस B प्लस C। ठीक है, मिल गया? दैट्स कॉल्ड अवेलेबल सरप्लस। तो अब एक बार रुक जाओ, मैं अगर तुमको बोलूं व्हाट इज अवेलेबल सरप्लस, एक्सप्लेन, तो तुम क्या बोलोगे? सीधा तुम बुक के हिसाब से चालू हो जाओगे, सीधा तुम बोलोगे नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल। नंबर B डिडक्ट फॉलोइंग चार्जेस। 1 इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। Second, investment allowance reserve. Third, sums mentioned in the third schedule. फिर number C, add tax shield due to bonus paid last year. फिर number D, available surplus is equal to A minus B plus C. आ गया available surplus। तो एक चीज सीख गए, available surplus का थ्योरी बोलेगा तो इतना बड़ा ये ग्रे बॉक्स उठा के चिप देंगे एग्जाम में, एकदम आसान है ना भाई। तुमको बिलीव नहीं होगा, अपना इंस्टीट्यूट का मैट खोल के देखोगे ना, आंसू निकल जाएगा। उसमें ये ऐसे नहीं लिखा है, उसमें पैराग्राफ की तरह लिख के दिया है पूरा इतना लंबा। वो पैराग्राफ को देखोगे समझ में नहीं आएगा क्या लिख दिया, वो यही लिखा है बस पैराग्राफ में। तो अपने ऐसे याद कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नेक्स्ट नंबर C नहीं, रोमन 3। वो डिब्बा के बाहर निकलो, रोमन 3 में क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ एलोकेबल सरप्लस। ये तो इजी है। अच्छा, वहां पे तुमको दिख रहा है 60%, 67%। पहला वाला पढ़ो, allocable surplus is equal to 60% of available surplus। ये किसके लिए? इंडियन कंपनी। फिर नीचे देखो, फॉरेन कंपनीज के लिए कितना है? allocable surplus is equal to 67% of available surplus। तो allocable surplus तो बहुत आसान चीज निकला। पहले available surplus निकालो, फिर उसमें 60% मल्टीप्लाई कर दो, इंडियन है तो फॉरेन है तो 67%, और निकल के क्या आएगा? allocable surplus।
तो अवेलेबल पता है तो एलोकेबल निकल गया। अब एलोकेबल सरप्लस अगर पता चल गया तो समझो ये भी पता चल गया। कैसे पता चल गया मैं बताऊंगा, पर पहले इतना क्लियर है सबको? ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन क्लियर है? कितने स्टेप्स है इस कैलकुलेशन में? 3। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस, स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ एलोकेबल सरप्लस। ओके, नीचे अब सेट ऑन एंड सेट ऑफ दिख रहा है, ये बाद में आएगा, 2 मिनट थोड़ा सा इसको रोकना पड़ेगा। बगल में आओ, जस्ट इधर, ये नंबर्स दिख रहे हैं तुमको जहां मैंने फिंगर रखा है इधर? टोटल सैलरी कितना है बोलो? 12.5 लाख। मिनिमम बोनस कितना आएगा? 8.33% ऑफ 12.5 लाख इज इक्वल टू, बोलो कितना है? 104,167। मैक्सिमम बोनस कितना आएगा? 20% ऑफ 12.5 लाख कितना होता है बोलो? 2.5 लाख। इजी, यही यूज करके मैं तुमको अभी समझाने जा रहा हूं एक्चुअल बोनस। कॉपी में यहां तक लिखा है तो इतना तो मेरे को पता चल गया कि एक्चुअल बोनस का जो रेट होगा वो 8.33 से 20 के बीच में होगा। अभी एग्जैक्ट कितना होगा दैट डिपेंड्स ऑन एलोकेबल सरप्लस। कैसे डिपेंड करता है एक्सप्लेन करूंगा, कॉपी भी करना है तुमको, ठीक है? लिखो इलस्ट्रेशन। अब मैं दिखाने वाला हूं कि एलोकेबल सरप्लस कितना होगा तो बोनस कितना होगा, ठीक है? सपोज एलोकेबल सरप्लस आया 1 लाख रुपया, मतलब बहुत कम आया। एलोकेबल सरप्लस बहुत कम है, मतलब कमाई ज्यादा नहीं हुई है साल में, बहुत कम कमाई हुई है, इसका ये मतलब है। भाई एलोकेबल सरप्लस कहां से निकाले हो? ग्रॉस प्रॉफिट्स है, तो इतना कम आया मतलब प्रॉफिट कम हुआ है इस साल, तो बोनस कितना देंगे? 0। बहुत कम कमाई हुआ है इस साल, बहुत कम कमाई हुआ है। 1 लाख रुपया साल का कमाई हुआ है कंपनी का,
बोनस कितना देगा? 0। कितना देगा? 0। बोनस मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होता है। आपको लॉस हो गया है, नेगेटिव में भी है, तो भी इतना तो देना पड़ेगा ही, ठीक है। कमाई कम है, चाहे नुकसान है, चाहे कुछ भी है, कितना बोनस देना पड़ेगा? ये तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय? आर यू क्लियर? तो कितना बोनस दे रहा हो? 104.167 परसेंटेज में कितना होगा ये? बहुत भयानक कमाया अगले साल, 4 लाख। अब बताओ कितना? बहुत कमाया, ह्यूज, 4 लाख कमा लिया साल का। अब कितना देंगे? मैक्सिमम देंगे। कितना होता है? ना खूब कम ना खूब ज्यादा, 2 लाख कमाए हैं। अब कितना देंगे? एग्जैक्ट 2 लाख दे देंगे। अब जब एलोकेबल सरप्लस इन दोनों के बीच में होता है, जब एलोकेबल सरप्लस इन दोनों के बीच में होता है, देखो 2 लाख इन दोनों के बीच में आता है ना, तो जितना आता है उतना का उतना ही, पूरा 2 लाख दे देंगे। अब 2 लाख को अगर कैलकुलेट करोगे तो वो निकल के आएगा 16%। कैलकुलेट कर लो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 लाख, कितना आ रहा है? तो अब 16% देंगे। टेक अनदर एग्जांपल। डेढ़ लाख हुआ है, ना खूब कम ना खूब ज्यादा, 1.5 लाख इन दोनों के बीच में आता है, तो इतना ही दे देंगे, 1.5 लाख। परसेंटेज में कितना आएगा? 12%। यानी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस मिनिमम से भी कम है तो मिनिमम तो देना पड़ेगा ही। अगर एलोकेबल सरप्लस मैक्सिमम से ज्यादा है तो मैक्सिमम देना पड़ेगा। लेकिन अगर एलोकेबल सरप्लस बीच में, तो जितना है उतना देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है ना? अभी डन है? कैसे एग्जैक्ट बोनस रेट पता चलता है? तो एम्प्लॉयर को पता चल गया उसको 12% देना है कि 16% देना है कि 20 देना है कि 8.33 देना है, तो उसको पता चल गया। सो बोनस रेट बैकवर्ड कैलकुलेट होता है। बोनस रेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एलोकेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अवेलेबल सरप्लस, अवेलेबल सरप्लस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। तो सारी कहानी ग्रॉस प्रॉफिट से चालू होती है। ग्रॉस प्रॉफिट, अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस, बोनस। अभी डन है ये कैलकुलेशन? क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, खत्म नहीं हुआ अभी। देयर इज मोर टू इट, देयर इज मोर टू द कैलकुलेशन साइड ऑफ इट, ठीक है। देखो इधर कैलकुलेशन थोड़ा मैं सिखा रहा हूं। अब थोड़ा सा यहाँ पे सेट ऑन सेट ऑफ आएगा। सेट ऑफ तो तुमने इनकम टैक्स में सुना होगा। ये इकलौता ऐसा कानून है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें सेट ऑफ के साथ सेट ऑन भी है। पेज 10.14 नीचे देखो क्या लिखा है। टेन 10.14 में नीचे हेडिंग दिख रहा है, सेट ऑन एंड सेट ऑफ, सेट ऑन एंड सेट ऑफ। तो अभी ये डिस्कस करें हम लोग ये क्या होता है सेट ऑन सेट ऑफ, ठीक है, पूरा डिस्कस करते हैं। इधर बोर्ड पे देखो, जब इनकम कम थी तभी भी आपने बोनस दिलवा दिया ज्यादा। देख लो आपका एलोकेबल सरप्लस कम था ना 1 लाख, फिर भी बोनस कितना दिलवाया 104,167, तो 4,167 एक्सेस दिलवाया कि नहीं। अगले साल लेस कर लेना, अगले साल लेस कर लेना ये, ठीक है। तो लेस करते हैं तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ। इधर देखो कमाई बहुत फाड़ के कमा लिया ना तुम 4 लाख, लेकिन बोनस तो 2.5 लाख ही दिया है। 4 लाख कमाया पर बोनस कितना दिया है 2.5 लाख। एक्स्ट्रा कितना बचा सरप्लस 1.5 लाख। सरप्लस कितना बचा 4 - 2.5 1.5 लाख। तो 1.5 लाख अगले साल की उसमें ऐड कर देना, अगले साल जो एलोकेबल सरप्लस आएगा उसमें ऐड कर देना। दैट्स कॉल्ड सेट ऑन। समझ रहे हैं? तो
कभी अगर आपका एलोकेबल सरप्लस बोनस से कम है तो जो शॉर्टेज हुआ है, डेफिसिट हुआ है, वो अगले साल वाले एलोकेबल सरप्लस से माइनस हो जाएगा। यहां पे मैंने नहीं किया बिकॉज एक साथ में सब घुसा दूंगा तो फट जाएगा। और कभी अगर आपकी एलोकेबल सरप्लस बोनस से ज्यादा है तो जो सरप्लस है वो अगले साल के एलोकेबल सरप्लस में जाके ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होता है तो उसको बोलते हैं सेट ऑन, और जब लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेट ऑफ। डन है? समझ में आ रहा है? सेट ऑन सेट ऑफ। अगले पेज में ऊपर देखो, सेट ऑन और सेट ऑफ का थ्योरी दिया है। थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा, उसका सम्स दिखाऊंगा नीचे, सॉल्व हो जाएगा पूरा दिमाग में। ठीक है, सेट ऑन सेट ऑफ। ओके, अच्छा, जो भी तुम्हारा सेट ऑन या सेट ऑफ का बैलेंस है वो कितने साल चलेगा? 4 साल। तुम ये चैप्टर पढ़ा है इनकम टैक्स में, कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ पढ़ा है? ये जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, इसका एक डेफिनेट टाइम होता है कि आप इतने साल तक ही कैरी कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो 4 साल तक यहाँ कैरी हो सकता है, उसके आगे नहीं। वो कैरी फॉरवर्ड अप टू 4th ईयर दिख रहा है, हाईलाइट 4th ईयर। डिस्कस करें? अच्छा, सब कुछ वहां प्रिंट में, पर फिर भी मैं दिखाऊंगा ना ऐसे प्रिंट से तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो जो वहां लिखा है वही मैं बोर्ड पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यू डोंट हैव टू कॉपी अलोंग विथ मी, इट्स ऑल रिटन। नीचे देखो एक पूरा टेबल 4 दिख रहा है, एक टेबल दिख रहा है, शेड्यूल बनाया हुआ नीचे एकदम लास्ट में। पलटो, अगले पेज तक जा रहा है वो। ये टेबल साक्षात बोनस एक्ट में दिया है, शेड्यूल 4 है ये। क्या है ये? इसके ऊपर लिखो शेड्यूल 4। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेड्यूल का नाम तो सुन चुके थे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? एज पर फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फिर उसमें से डिडक्ट क्या होता है? सम्स स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल, लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्या सीख रहे हैं? शेड्यूल 4 की सेट ऑफ सेट ऑन कैसे होता है बताओ। तो पूरा बता रहा हूं, वहां से देख के मैं बता रहा हूं ना, पल्ले नहीं पड़ेगा, बोर्ड में मेरे को करना ही पड़ेगा, उससे क्लियर रहेगा। पलट ले एक बार। ईयर 1 में एलोकेबल सरप्लस कितना है देख के? 104 एग्जैक्ट। एलोकेबल सरप्लस एग्जैक्ट उतना है जितना मिनिमम बोनस है, तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। 104,167। कुछ एक्स्ट्रा बचा? कुछ सरप्लस, कुछ डेफिसिट? नो। कुछ कैरी फॉरवर्ड? नो। तो 1 वाला तो बेकार केस है, वो तो वार्म अप एक्सरसाइज था। पॉइंट नंबर 2, कितना एलोकेबल सरप्लस है? एक ही साल में फाड़ के कमा लिया तुम 6,35,000, भयानक कमा लिया। इस साल क्या दोगे? मैक्सिमम बोनस। एक्स्ट्रा कितना बचा? एक्स्ट्रा कितना बचा? 3,85,000, 3,85,000। नाउ वेट, जब इतना भयानक सरप्लस निकल के आ जाता है ना 3,85,000, तो इतना सरप्लस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। हम लोग कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 2.5 लाख तक ही करेंगे। 20% से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। 20% कितना आ रहा था? 2.5 लाख। तो कैरी फॉरवर्ड भी 2.5 लाख ही होगा, उतना ज्यादा 385 नहीं होगा।
तो कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, सरप्लस कितना हुआ है 385, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक 385, आई विल टेक हाउ मच 2,50,000। बस इतना ही मैक्सिमम अलाउड है कैरी फॉरवर्ड करना। वरना तुम सोचो गलती से किसी साल अगर ये लोग 1 करोड़ कमा लिए, आने वाला 40 साल का मैक्सिमम बोनस इकट्ठा हो गया, अब चाहे कंपनी कितने भी घाटे में जाए 40 साल तक क्या देगा मैक्सिमम। तो इसीलिए लोग बोले कि कैरी फॉरवर्ड की एक लिमिट है, इससे ज्यादा अमाउंट आपको कैरी नहीं करना है। अच्छा, ये सरप्लस कैरी फॉरवर्ड होगा 2.5 लाख, कब तक कैरी होगा 4 साल तक। पैदा कब हुआ है ये, 2nd ईयर में, तो कब तक चलेगा 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर। वेट करते हैं, देखते हैं 3rd ईयर हाउ मच 2,20,000, तो इस बार तो कम है ना, लेकिन आपके पास ये पड़ा हुआ है कि नहीं, तो इसमें से ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, यस और नो, ऐड होगा, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले याद रखना जो बोनस दिया जाता है वो करंट ईयर वाले में से दिया जाता है, फिर उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं इस बार बोनस कितना दे रहा हूं 2.5 लाख। अच्छा, 2.5 लाख 20 में से 2 20 यहां से और 30,000 यहां से, तो इसमें से 30,000 यूज कर लिया तो कितना बचेगा 2 20, जो कितने साल चलने वाला है 3 4 5 6, तो 3rd ईयर तो खत्म, और कितना चलेगा। इस साल कुछ सेट ऑन सेट ऑफ क्रिएट हुआ है क्या, नहीं, इस साल का कोई सरप्लस डेफिसिट नहीं था। 2.5 लाख जो दिया 2 20 यहां से दे दिया और 30,000 यहां से दे दिया, तो इसका बैलेंस गिर के कितना हो गया 2 20, ये और कितना चलेगा 4था 5वां और 6ठा साल। नेक्स्ट बोलो 4 नंबर। लो, इस साल भी तुम भयानक कमा लिए, अच्छी बात है, गुड न्यूज। इस साल तुमको ऊपर वाले का जरूरत है क्या, मतलब इसका जरूरत है क्या, नहीं। 375 से सीधा 2.5 लाख दे सकते हैं मैक्सिमम बोनस, दे दो 2.5 लाख। नया सरप्लस क्रिएट हो गया ना, कितने का, तो अब तो मेरे पास 2 क्रिएट हो चुके हैं, एक तो ये पड़ा हुआ है पहले का अनयूज्ड, और फिर अब ये नया ये और क्रिएट हो गया 1,25, ये 2 20 कितना साल और चलेगा, 4था साल तो गया, और ये तो अभी पैदा हुआ 4थे साल में, समझ में आ रहा है। 5 बोलो, लो घुस गया भीतर इनका 140। अच्छा, पर 140 में अगर मैं ये जोड़ दूं तो, अरे अगर 140 में ये जोड़ दूं तो बहुत ज्यादा है ना, तो हाउ मच कैन आई गिव, मैक्सिमम बोनस 2.5 लाख, दे दो 2.5 लाख। अब सुनो, 2.5 लाख में से 1,40 तो ये वाला है, और कितना चाहिए 1,10, 1,10 इससे लोगे कि इससे लोगे, पुराने वाले में से लेंगे, तो 2 20 में से अगर 1,10 दे लोगे तो कितना बचेगा 1,10, और ये 1.25 लाख भी तो बचेगा। अच्छा, ये 1,10 और कितने साल चलेगा, सिर्फ 6th ईयर, और ये 1.25 लाख कब चलेगा 6 7 8, कुछ नया क्रिएट नहीं हुआ। नेक्स्ट, फिर हैवी कमा लिया ये 3,10,000, तो इस बार तो इसी से सीधा निकाल के दे दूंगा 2.5 लाख में मैक्सिमम बोनस। इस बार नया सरप्लस क्रिएट हो गया, हाउ मच इज द न्यू सरप्लस क्रिएटेड। अच्छा, नाउ थिंक अबाउट इट, ये 1,10,000 तो 6ठा साल में एक्सपायर हो जाएगा, तो कुछ नहीं, 1.25 लाख अभी भी चलेगा, कितना, और नया और पैदा हो गया कितना 60,000। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर बोलो। लो, नुकसान हो गया बेचारे, हाउ मच नुकसान। अच्छा, 1 लाख हुआ है, कितना देगा बताओ, देख के मत बोलना, एक तो 104,167 देगा क्या, बहुत कम कमाई हुई है 1 लाख, क्या 104,167 की ज्यादा, अरे वो सब भी तो ऐड करेंगे, तो 1 लाख में अगर वो सब जोड़ दोगे तो कितना आएगा 285, करेक्ट 285, दैट मीन्स हाउ मच कैन आई पे। 1 लाख तो ये वाला यूज हो गया, खुशखबरी, और कितना चाहिए 1.5 लाख ना, 1 लाख तो ये वाला यूज हो गया, यहाँ पे 1.5 लाख और चाहिए, 1.25 लाख इससे निकाल लो तो ये पूरा खत्म, और 25,000 यहां से निकाल लो, तो अब ये 1.25 लाख गया, 60,000 में से 25,000 और यूज हो गया, हाउ मच इज लेफ्ट
कितने साल चलेगा? इस साल नया कुछ क्रिएट समझ में आ रहा है? ये बुक से देखते ना तो नहीं होता, एक बार लिख दिया ना बस हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्या 8 नंबर ना, कितना कमाया? ओह नील। इधर कितना है मेरे पास? 35,000। तो नील प्लस 35,000, 35,000 पर देना कितना पड़ेगा? तो 35,000 तो वो वाला निकाल के यूज कर लिए, 35,000 इसमें से लेस करो, कितना बचेगा? 69। वो अपनी जेब से एक्स्ट्रा निकाल के देना पड़ा है। तो इस बार सेट ऑफ पैदा हुआ है। इस बार क्या पैदा हुआ है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ इस बार डेफिसिट पैदा हुआ है, मतलब सेट ऑफ पैदा हुआ है। 69 167। 35 तो वो वाला यूज कर लिए तुम, तो बल्कि शॉर्टेज अभी भी पड़ा हुआ है। 69 167। ये कितने साल तक लास्ट करेगा? 4 साल चलेगा ये भी। 8वें साल में पैदा हुआ है तो अगले साल क्या आलम है? कितना बोला? अच्छा 10,000। ओ ड्राई ईयर 10,000 है पूरा। कितना देना पड़ेगा? 10,000। तो ये उसको तो क्या सोखेगा, ये खुद अपने आप जीवन में वो है खाली। तो 104,167 दे दो यहां से, माइनस कितना? 94,167। तो पुराना तो चल ही रहा था, नया और पैदा हो गया। लो 69 167 94, ये चलेगा 10 11 12, और ये तो अभी 9वें साल में पैदा हुआ है तो 10 11 12 13। लास्ट 10th ईयर। क्या बोला? 215। थोड़े हिसाब किताब अच्छे हुए हैं, लेकिन नाउ वेट प्लीज, मुझे पुराना भी तो एडजस्ट करना है। इससे करता हूं एक बार। पहले 69 167 को उड़ाऊं। बोल भाई, ये आ रहा है क्या? लेस करना है। 14 5 0 4 1। सही तो है? सही है ना बस? तो ये पूरा यूज हो गया। चलो 94 पूरा यूज हो पाएगा क्या? क्या? हाँ 94,000 इसे लेस करूंगा तो यहां क्या ठेंगा दूंगा क्या वर्कर लोग को? वर्कर लोग को तो कम से कम 104,167 देना ही है। तो 94,167 तो लेस होगा नहीं। वर्कर लोग को कितना देना? 104, वो यहां से दे दिया, और बैलेंस कितना बचेगा? लेस 104,16 41,666। तो यहां पे सेट ऑफ कितना हो पाएगा? 41,666। तो इससे 41,666 माइनस करो, इस 52। तो इसमें थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हुआ, बाकी बचा रह गया। ये और कितना चलेगा? 11 12 13। इस साल कुछ नया पैदा हुआ था क्या? नहीं, जो भी था वो सोखने में चला गया, पुराना सेट ऑफ। अभी सेट ऑन सेट ऑफ क्लियर एकदम सम्स है। ये सम एग्जाम में नहीं आएगा, पर ये करने से सेट ऑन सेट ऑफ पूरा बॉडी में घुस जाता है। अब सेट ऑन सेट ऑफ पे मेरे को थ्योरी बोलेगा तो मैं लिख दूंगा आराम से। क्लियर ना? कितना साल चलता है ये? बहुत सही। सो वी आर डन विद सेट ऑन सेट ऑफ। पीछे आओ, पेज 10.13। पेज 10.13 में नीचे एक टॉपिक दिख रहा है, अवेलेबल एंड एलोकेबल सरप्लस। डन ना? टेक। अच्छा, कम टू, मैंने मैथ्स करा दिया, अभी थोड़ा और मैथ्स सीखना बाकी है जीवन में। अवेलेबल एलोकेबल सीख लिए, सेट ऑन सेट ऑफ सीख लिए। अब एक बार पेज 10.10 पे आओ। इस बार तुम्हारी मुलाकात गरीबी से होगी, प्रचंड लेवल, प्रचंड लेवल। ठीक है, वर्ड मिटाओ।
मतलब तुम चला जाएगा ट्रॉमा में। मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस हेडिंग दिख रहा है ऊपर? हाँ, तो उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। पहले एक बार बोर्ड खाली होना चाहिए। CD स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने मिनिमम बोनस क्या पढ़ाया? अब मेन चीज खत्म हो गया ना, तो अब तुमको गरीबी की तरफ ले जा रहा हूं। इधर देखो, मिनिमम बोनस कितना होता है? 8.33%. नाउ दैट्स नॉट द रियल फॉर्मूला. द रियल फॉर्मूला इज minimum bonus is equal to higher of 8.33% और रुपीस कम से कम बोनस कितना मिलेगा? तुमको ये समझ में आ रहा है? 100 रुपया का मतलब होता है 8.33% मतलब एक महीने का सैलरी। तो 100 रुपया डालने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मंथली इनकम 100 रुपए से भी कम होगी, तभी आंसर 100 आ सकता है। थोड़ा मैथ्स लगा ले। ये सॉल्व होके 100 रुपया कब आ सकता है? ये सॉल्व होके 100 रुपया कब आ सकता है? ये तभी आ सकता है जब उस वर्कर का, गरीबी है ना तो पिछक गया पूरा एकदम, मतलब ठीक है, उस वर्कर का मंथली सैलरी भी 100 रुपया के नीचे। ऐसा होता है कहीं? फॉर्मूला जबरदस्ती बना के छोड़ दिए। सोचो कोई वर्कर है जिसका मंथली सैलरी 90 रुपया, डेली का 3 रुपया कमाता है, डेली का 3 रुपया कमाता है, तो मंथली सैलरी 90 रुपया। उसका तुम सॉल्व करो ये वाला फॉर्मूला लगा के। 8.33% ऑफ एनुअल, तो 8.33% ऑफ एनुअल करोगे तो कितना आएगा? 8.33% ऑफ 90 इंटू 12, वो सॉल्व क्या आएगा? 90। सही है, 90 तो महीने का है, तो साल का कितना? 90 इंटू 12, साल का वो 1080 रुपया कमाता है, 1080 रुपया। ठीक है, उसका 8.33% करोगे 90 आएगा। तो 90 और 100 विच एवर इज हायर, 100। तो इसको बोनस कितना मिला? बड़ा खुश होगा ये कि देखो मेरे को एक महीने ज्यादा का बोनस मिला, 10 रुपया ज्यादा मिला। ऐसा होता है कहीं? इंडिया में मंथली सैलरी 100 रुपया हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट बोल के कुछ है तुम्हारे सिलेबस में। मिनिमम वेजेस एक्ट, एक दिन का जो मिनिमम वेज होता है वो 250 से 300 रुपया का होता है। एक दिन का होता है 250 से 300। तो फिर महीने भर का 100 रुपया के नीचे कैसे हो सकता है? तो ये जो 100 रुपया ना, ये एक्चुअली आया था 1965 में यार। बोनस एक्ट कब का है? तो फिर तो 1965 मतलब 53 ईयर्स। सही बोला क्या मैथ्स? तो 53, तब शायद 100 रुपया कुछ रहा होगा, आज तो नहीं है ना। तो तब से इनको फुर्सत नहीं मिली अमेंड करने की, समझ गए? टाइम नहीं मिला अमेंड करने का, तो इसलिए अभी 100 रुपया चल रहा है। मन तो था कि ये पढ़ाऊं नहीं, पर क्या बोलूं, एग्जाम में आता है यार, ये भी ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। समझ में आया? मिनिमम वेज इक्वल टू 8.33% और डैश विच एवर इज हायर। अब डैश में क्या लिखोगे? ₹100। गॉट दैट? इतना काफी नहीं है, इसमें और गरीबी देखना बाकी है। अगर वर्कर जो है ना, उसकी उम्र 15 साल से कम है, वर्कर जो है उसकी उम्र 15 साल से कम है, तो उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा ना। तो उसके लिए बेंचमार्क 100 नहीं है, उसके लिए बेंचमार्क है 60 रुपया। उसके लिए कंपेयर करेंगे 8.33% और 60 रुपीस विच एवर इज हायर। और फॉर्मूला देखो,
What is the amount of minimum bonus payable by the employer to his employee every year? फॉर्मूला दिख रहा है सबको लिखा हुआ? हाँ, मिनिमम बोनस इज इक्वल टू हायर ऑफ, बोलो 8.33, दूसरा क्या लिखा है 100 रुपया. क्लियर? नीचे देखो, बट इफ द एम्प्लॉय हैज नॉट कंप्लीटेड, अंडरलाइन 15 years of age. Has not completed 15 years of age, तो कितना 60 rupees. You got 60 rupees, highlight that 60 rupees. तो भयानक करीबी है. अब उसके नीचे अगला हेडिंग क्या, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? What is the amount of maximum bonus? That I know, 20%. Go and highlight 20%. Okay. अच्छा, अब बोनस एक्ट के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान है जो मैं डिस्कस करूंगा. वो टेबल देख रहे हो क्या? वो टेबल में नंबर 5 दिख रहा है 2015 बोल्ड वाला, वो लास्ट रो ऑफ द टेबल हाइलाइटर चला दो. लास्ट रो ऑफ द टेबल हाइलाइटर है, जिसमें लिखा होगा 2015 21,000 रुपया, 7,000 रुपया. मतलब बदमाशी रुक नहीं रहा इनका सरकार का. सरकार क्या बोलता है, सुनो भाई, सरकार क्या बोलता है, एकदम अजीब बात. सरकार बोलता है, देखो वो एक कहावत है ना, हाथी का दांत दिखाने का खाने का, वही होने वाला है अभी. फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी अंडर बोनस एक्ट योर मंथली सैलरी शुड बी विद इन 21,000. अगर आप 21,000 से ऊपर वाले हो तो आप पे बोनस एक्ट एप्लीकेबल है ही नहीं. तो चलो ठीक है, एक वर्कर है जिसका नाम है महेश. महेश का मंथली वेजेस है 20,000 रुपीज. कितना? 20,000 रुपीज. ध्यान से सुनना, मिस्टेक नहीं चाहिए मेरे को. महेश का मंथली वेजेस कितना है? 20,000 रुपीज. ये अपना महेश, ही अर्न्स 20,000 रुपीज पर मंथ. तो इसका जिंदगी आराम से कट रहा है. 20,000 ठीक है, मतलब 20,000 अति कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता. ओके, यू डोंट नो, बट द फैक्ट इज कि जॉब मार्केट में इतना क्रंच है ना कि अच्छे खासे पढ़े लिखे प्रोफेशनल 20,000 का जॉब कर रहे हैं. समझा? CA, CS, CMA 20,000 का भी जॉब कर रहे हैं लोग. इतना मार्केट में जॉब का क्राइसिस है. 20,000 रुपीज. मतलब देखो, पहले नंबर ऑफ CCC कम थे, अब नंबर ऑफ CCC ज्यादा है. एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स उस तरह से स्पीड से क्रिएट नहीं हो रहा. तुम लोग तो हर साल 6 महीना में इतना सारा CS, CMA पैदा हो जाता है, पर हर साल 6 महीने में उतना जॉब क्रिएट, तो डिमांड ज्यादा, सप्लाई, सॉरी उल्टा बोला मैंने, डिमांड कम सप्लाई, तो प्राइस गिरेगा ना. तो प्राइस गिर गया तो अभी कुछ जन बोनस एक्ट के अंदर आने लग गए हैं. ठीक है, हम लोग को यही चेष्टा करना है कि हम लोग हमेशा बोनस एक्ट के बाहर रहे. ठीक है, हमको बोनस नहीं चाहिए, मेन कमाई चाहिए. तो क्या ये इंसान बोनस एक्ट में एलिजिबल है क्या? Yes, eligible because monthly salary is less than. तो इसको बोनस कितना मिलेगा? बॉस बुला के बोला, महेश तुम्हारे को बोनस दूंगा मैं इस बार 20%. ठीक है, महेश बोला थैंक यू सर, 20% ऑफ. तो महेश अपना मैथ्स लगा रहा है, 20% ऑफ एनुअल कितना है इसका? 2,40,000. बोला नो महेश, तुम्हारा मैथ्स गड़बड़ है. 21,000 is for the purpose of determining the eligibility under bonus act, but for calculating bonus the limit is 7,000. 21,000 के बगल में 7,000 लिख रहा है, वो दिख रहा है. बोनस कैलकुलेट करने के लिए मानेंगे कि तुम्हारी सैलरी 20 नहीं है, कितनी है? 7,000. तो 7,000 into 12. ये तो अजीब बात है. उसकी एक्चुअल मंथली सैलरी बेचारे की कितनी है, लेकिन बोनस कैलकुलेट करने के लिए कितना लेना है? 7 से ज्यादा ले ही नहीं सकते. तो ये तो धोखा हो गया ना उसके साथ, जबरदस्त धोखा हुआ है. 7,000 into 12 कितना होता है? 84. 84 का 20% बोलो, क्या बोली? तो ही विल गेट 16,800. दैट्स ऑल. समझ गए? मतलब दो लिमिट है, कि 21,000 और एक 7,000, और लेटेस्ट चल रहा है अभी. ठीक है, 21,000 है फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग वेदर यू फॉल इन दिस एक्ट और नॉट, बट कैलकुलेशन के लिए कितना है? 7,000. अच्छा, अब एक दूसरा एग्जांपल लेके बात करें.
ये पहले क्लियर है, ठीक है। सेम महेश, बट स्टोरी इज अ लिटिल डिफरेंट नाउ। महेश इज गरीब, वेरी गरीब। महेश का मंथली सैलरी है, डेली का 200 रुपया मिलता है। कितना मिलता है महेश को डेली का? 200 × 30 बोलो, लिख के दिया हूं फिर भी सोच रहा है। 6000। क्या ये बोनस एक्ट में एलिजिबल है क्या? हाँ, 21 के तो नीचे है ना, 21,000 पर मंथ के नीचे तो एलिजिबल है। अब बोनस कितना कैलकुलेट होगा? 20% रहा हूं। महेश बोला 7,000 × 12, 7,000 की 6,000। 7 से ज्यादा होता है तो 7, 7 से कम होता है जो जितना होता है उतना ही लेंगे। 6,000 × 12, या देखो कुछ गलत नहीं हो रहा है। जब 20,000 का सैलरी था तो 16,800, और जब 6,000 का सैलरी है तब तो ज्यादा फर्क तो नहीं है। हाँ, तो मतलब दिस इज बैड नो। 6,000 कमाएगा तो उसका 14,400, और 20,000 का सैलरी था तब 16,800, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस आपकी मंथली सैलरी 7,000 ज्यादा हम लोग लेने वाले नहीं है। ये टिपिकल एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एमसीक्यू। एलिजिबिलिटी देखने के लिए कितना लेना है और कैलकुलेशन के लिए कितना, याद रहेगा? उल्टा नहीं कर देगा ना एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, फिर नीचे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड फिक्सिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस? जैसे सुनो, राम किशन गुप्ता एम्प्लॉयर, ओके, वर्कर लोग को बुला के बोला, हे वर्कर्स, मैं आप लोगों को इस बार ज्यादा बोनस दूंगा, आई विल गिव यू 30% बोनस। दे पाएगा क्या? मैक्सिमम कितना है? तो मैक्सिमम फिक्स करने के पीछे लॉजिक क्या है? मिनिमम तो समझ में आता है कि हाँ कम से कम 1 महीने का दो। मैक्सिमम फिक्स करने का क्या लॉजिक है? अरे एम्प्लॉयर का मन, एम्प्लॉयर खुश है, 100% देंगे। बोला नहीं, 20 ज्यादा नहीं। क्यों? क्या है ना कि अगर आप इस साल खुशी खुशी 30% दे दिए तो वर्कर तो बेचारा अगले साल भी यही उम्मीद करेगा ना कि 30% होगा, और फिर अगर अगले साल कमाई नहीं हुआ तो, और अगले साल अगर लॉस हुआ तो फिर वापस से जब उनको 8.33 दोगे तो उनको झटका लगेगा कि नहीं? तो वर्कर को ज्यादा लॉलीपॉप मत दिखाओ, एक दिखाओ, 3 मत दिखाओ। तो इसीलिए मिनिमम मैक्सिमम का एक रेंज है, जो देना है इसी के बीच में, ना अति ज्यादा ना अति कम। क्लियर? अगले पेज पे आओ। क्वेश्चन दिख रहा है? अब तो रियल क्वेश्चन है, पढ़ेगी। During the accounting year 2005-06, XYZ Limited, to which the payment of bonus act 1965 applies, suffered heavy losses. लॉस हो गया तो मिनिमम तो देगा। The board of directors of the company decided not to pay any bonus. बोर्ड पगला है, बोलता नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? मिनिमम तो देना पड़ेगा ही। The employees moved the court for relief. Referring to the provisions of the act, decide whether the employees of the company would be given any relief. यस, कॉमा, मिनिमम बोनस। यस, कॉमा, मिनिमम बोनस। कम से कम आपको मिनिमम बोनस जितना देना पड़ेगा, और सॉल्व करके बता देना। हायर ऑफ 8.33% ऑफ एनुअल वेजेस और ₹100 विच एवर इज हायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार देख लो ये क्लियर है क्या? क्योंकि अब जो होने वाला है, अब वो गरीबी नहीं है, वो महागरीबी है। देखो महागरीबी का एग्जांपल, ये क्लियर है क्या? 100 रुपया, 60 रुपया। मैं 15 साल से नीचे वाले को नहीं लेने वाला, तो मैं 60 रुपए की बात नहीं करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा? 100 रुपए की। मैं अब एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं और पूरा डिस्कस करने जा रहा हूं। सुनो, द एग्जाम्पल इज ऑल अबाउट 100 रुपया। ठीक है, हम लोग के कंपनी में 2 एम्प्लॉयज हैं, 2 एम्प्लॉयज।
ड्रॉ करना चाहिए तुमको। लिखो एन इलस्ट्रेशन ऑन गरीबी। दो एम्प्लॉइज हम लोग के यहां, एकदम दोनों बेचारे निपट गवार, अनटैलेंटेड, नॉट मेहनती, पूरे टोटल लेजी, उस टाइप के। तो इनके टैलेंट के अनुसार इनको सैलरी दी जाती है इतनी। सुनील का मंथली सैलरी है 90 रुपया, डेली का 3 रुपया मिलता है ताकि जाके एक सिगरेट पी सके। सुधीर उससे भी बड़ा आलसी है, उसकी मंथली सैलरी है 60 रुपया, 2 रुपया क्योंकि वो बीड़ी पीता है। मंथली सैलरी कितना? मंथली सैलरी भाई 90 रुपया एंड 60 रुपया रेस्पेक्टिवली ठीक है। अब इनको बोनस कितना मिलेगा? लेकिन वेट, देयर इज मोर टू द गेम। टाइम वर्कड। सुनील 12 महीना काम किया, अरे सुधीर जो है ना, ये फाकी बाजों का हाइट्स है। ये साल में सिर्फ 3 महीना आया था काम करने के लिए, टोटल 9 महीना वो प्रेग्नेंट तो हो नहीं सकता बिकॉज वो तो जेंट्स हुआ ना, ठीक है। पर फिर भी वो 9 महीना मतलब फांकी मारा है, व्हाटएवर। ओके, ये क्लियर है ना? चलो इनका बोनस कैलकुलेट करते हैं। अब तुम मेरे साथ कैलकुलेट नहीं करने वाला है। बोनस, मिनिमम बोनस है ना, मिनिमम बोनस इज इक्वल टू हायर ऑफ 8.33% ऑफ annual wages and rupees 100. Okay, कैलकुलेट करूं मैं। इसको देखो, 90 इंटू 12 1080। 1080 का 8.33% 90। तो 90 और 100 विच एवर इज हायर 100। सो इसको कितना मिलेगा बोनस? 100 रुपया। और इसको देखो सुधीर, तुमको समझ में आ गया क्या? 60 इंटू 3 180 रुपया, 180 का 8.33% 30 रुपया आएगा आई थिंक सो, कि उससे भी गया गुजरा ये। 180 इंटू 8.33% 15 रुपया। इसका तो 15 रुपया आएगा, पर इसको मिलेगा कितना? 15 और 100 विच एवर इज हायर 100। ये देखो क्या, कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं। मैं बोला मेरे साथ नहीं कर, फिर भी करे जा रहा है। कॉपी नहीं करना है। ये तुम देखो क्या फंडा है। जो 12 महीने काम कर रहा है उसको भी 100 रुपया, जो 3 महीने काम कर रहा है उसको भी। गलत बात है ना? तो बोला ये लोग ठीक करेंगे थोड़ा। कैसे ठीक करेंगे सुनो। बोलता है अगर किसी ने सारा साल काम नहीं किया है तो उसका लिमिट भी 100 रुपया नहीं रहेगा, उसका लिमिट कम हो जाएगा, उसका लिमिट भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। यानी कि सुधीर को कितना मिलेगा मैं बता देता हूं। 8.33% ऑफ 60 इंटू 3, ये तुम लोग बोले थे 15 रुपया आ रहा है, ठीक है। उसका 100 रुपया का लिमिट 100 रुपया नहीं रहने वाला, बिकॉज उसने 3 महीना काम किया ना, आउट ऑफ 12 महीना। तो इंटू 3 बाय कितना आएगा? 25। तो उसको क्या मिलेगा? हायर ऑफ द 2 विच इज 25। तो इसको 25 मिला और सुनील को
अब सुनील को ठंडक पड़ा कि नहीं, अब उसको रियलाइज होगा ना, हाँ देखो मैंने इतना परिश्रम किया, मेरे को 100 मिला, उसको 25 मिला। समझ रहे हो बात को? तो बोलता है ये जो लिमिट है ना 100 रुपए की, इसको प्रोपोर्शनली कैलकुलेट करना चाहिए। ये पूरा 100 रुपए का ज्ञान ही बेकार है नहीं, पर फिर भी उसमें भी अति ज्ञान घुसेड़ा है। मैं बोला था ना गरीबी के बाद महागरीबी नेक्स्ट लेवल, अभी थोड़ा देर बाद मेगा गरीबी आने वाला है, तुम देखो बस वेट यू। तो ये 100 रुपए का लिमिट भी बोलता है कि 100 मत रखो, जितना जो काम किया उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट निकाल लो। निकाल दिए प्रोपोर्शनेट, बता दिए, कॉपी। यहाँ तक क्लियर है? तो ये ठीक है ना? ये तो एक बार नीचे पढ़ते हैं थोड़ा। 10.11 में 10.11 नंबर पेज पे पहुंच गए। ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसके नीचे एक थ्योरी है। क्या लिखा है? प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन, ये सुधीर समझ गए ना? कम काम करेगा कम, पढ़ना अंदर क्या लिखा है। As per section 13, where an employee has not worked for all the working days in an accounting year, the minimum bonus is ₹100. If such bonus is higher than 8.50% of the salary or wage for the days he has worked in that accounting year shall be proportionally reduced। जैसे प्रोपोर्शनली इसका कितना है? 25 रुपया आया 100 के बदले। साल में 3 महीना काम करेगा आउट ऑफ 12 तो कितना आएगा? 25 रुपया। ठीक है, यहां तक डन है। अब इसमें भी फर्दर ज्ञान, मतलब चुप नहीं हो रहे लोग, चुप नहीं हो रहे, बस देख बढ़ते जाओ और बढ़ो और बढ़ो। तो बोलता है कि ना फाकी में जो कुछ कुछ टाइम है ना वो काउंट होगा वर्किंग डे की तरह। इसको मिटाऊंगा, एक दूसरा इलस्ट्रेशन बनाऊंगा। बना अगला एग्जाम्पल भी सुधीर से ही कनेक्टेड है। ठीक है, सुधीर की एक वाइफ है अनुष्का, नहीं बहुत ज्यादा हो गया, नीचे ले आते हैं। ठीक है, क्या नाम है? कहां से ठीक था? सुधीर का को देखना पड़ेगा ना हम लोग भाई, मतलब क्या सोचना पड़ेगा। रुको, okay, next, Miss Geeta is an employee in a factory. ठीक है, her monthly salary is ₹80। कॉपी करना है। इलस्ट्रेशन एंजॉय करने का चीज नहीं होता, कॉपी भी करना पड़ता है ना। बोलना पड़ेगा मेरे को। ओके,
डन है। ये लेडी आई कितना दिन थी काम करने को? 4 महीना। ये इतना सारा दिख रहा है छुट्टी। बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 100 रुपीज का रेशियो, वो 100 रुपीज का जो प्रोपोर्शनेशन करेंगे ना, उसमें बोला ये सब भी काउंट होगा। मैटरनिटी लीव को माना जाएगा कि वो काम पे आई थी। ले ऑफ जब हुआ था, फैक्ट्री बंद था लोड शेडिंग की वजह से, तो उसमें उसका गलती तो नहीं है, बोला उसमें भी माना जाएगी कि वो आई थी काम पे। हर एम्प्लॉय को पेड लीव मिलता है साल में, लीव सैलरी, उसमें माना जाएगा कि वो आई थी। और 4 नंबर, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, उसका छुट्टी ली थी वो 1 महीने का, बोला उसमें माना जाएगा कि वो काम पे आई थी। तो डीम्ड काम हो गया। अजीब बात है, एक्चुअल काम की 4 महीना और डीम्ड काम कितना कर ली? 5 महीना। कमाल है, बताओ। ठीक है, तो इस लेडी ने माना जाएगा कितना वर्क किया है? 9 मंथ्स, जबकि एक्चुअली कितना वर्क किया है, पर माना जाएगा 9 मंथ्स। तो इसका मिनिमम बोनस कितना आएगा? देखो इधर, मिनिमम बोनस इज इक्वल टू हायर ऑफ 8.33% ऑफ। थोड़ा संभल के मंथली वेज कितना है? 80 इंटू 4 महीना कि 9 महीना? 4 महीना कि 9 महीना? 9 महीना। ये सब पेड लीव है ना, इन सब में पैसा मिलता रहेगा कि नहीं? 100 लूं कि 100 इंटू 4/12 कि 9/12? तो बोलता है वो जो महीने का कैलकुलेशन है उसमें ये सब को काउंट किया जाता है। ये सब छुट्टी होने के बावजूद भी काउंट किया जाता है। ये सब पेड लीव होता है, पैसा मिलता है, काम नहीं करो तो भी पैसा मिलता है। कितना? ये तुम बोल रही हो 60 आ रहा है, तो शी विल गेट 75 रुपीज। ओके, नीचे देखो, वहां पे टॉपिक कॉपी करो, फिर मैं बोलता हूं। बोलूं? नीचे आओ। पेज 10.11 ऊपर क्या लिखा है? प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग डेज। मिला? 4 तरह का छुट्टी है जो ऐड किया जाएगा। कौन कौन सा? नंबर 1 अंडरलाइन, ले ऑफ। नंबर 2 लीव विथ सैलरी। नंबर 3 टेम्पररी डिसेबलमेंट। नंबर 4 मैटरनिटी लीव। सही है ना? क्वेश्चन पढ़ो। एक्सप्लेन द प्रोसीजर रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग डेज। तो तुम बताओगे इन द कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग डेज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीव्स विल बी इंक्लूडेड इन वर्किंग डे। व्हाट आर द 4 types of leaves that are included in working days? Layoff, leave with salary, maternity leave, temporary disablement. Can there be a deduction in the amount of bonus on the ground that the employee has not worked for all working days in 1 year? No. मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि 12 महीना काम करना पड़ेगा तब बोनस मिलेगा। सुनो, अगर आपने किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में 30 दिन काम किया, कितना? इन अ सिंगल ईयर अगर आपने 30 दिन काम किया, यू आर एलिजिबल फॉर बोनस। पर ऑब्वियसली बोनस आपको 1 महीने का नहीं मिलेगा। अगर 1 महीना काम करोगे तो बोनस भी तो बहुत कम हो जाएगा ना। बोनस अगर काम 1 महीने करोगे तो बोनस भी तो बहुत कम हो जाएगा। 1 महीने की सैलरी का फिर 8.33% होगा, तो उसका टेंशन मत लो, बोनस मिलेगा। बोनस पाने के लिए किसी भी कंपनी में साल में कितना दिन काम करना पड़ेगा? 30 दिन। अगर 30 दिन भी काम किया तो बोनस मिलेगा। तो बोनस मिलेगा भी तो बहुत कम, बिकॉज 30 दिन काम करोगे तो 1 साल का तो बहुत कम अमाउंट आएगा ना। आर यू क्लियर ऑन दिस? ये ठीक है क्या? अब इसके ऊपर मैंने आज पूरा मैथ्स करा दिया इसका। इसके मैथ्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो एक बार जाके देख के आए। क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following is correct or incorrect. Employees can relinquish मतलब लिखो sacrifice
एम्प्लॉयज कैन सैक्रिफाइस देयर राइट टू रिसीव मिनिमम बोनस बाय एन अग्रीमेंट विद एम्प्लॉयर। क्या एम्प्लॉय लोग अपना मिनिमम बोनस प्राप्त करने का राइट को छोड़ सकता है? क्या नहीं छोड़ सकता। एम्प्लॉयर बहुत शाना था, एम्प्लॉय लोग को झांसा देके अग्रीमेंट करवा लिया कि मिनिमम बोनस की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कर सकता, मिनिमम बोनस तो देना है। एम्प्लॉय चाह के भी सैक्रिफाइस नहीं करता। एक एम्प्लॉय खुद बोला मैं बलिदान करता हूं, मुझे 8.33% नहीं चाहिए, बोला बलिदान घर में रखो, देना पड़ेगा और तुमको लेना पड़ेगा, लेके फिर तुम जाके भिखारी को दे देना। तो कैन ही रेलिंक्विश? नो, फॉल्स। रुको, Question 6. What is the amount of minimum bonus, online minimum bonus, to be paid? बता दो। हायर ऑफ 8.33% और ₹100। अच्छा और बोलो, इतना से काम नहीं चलेगा, बोलो 15 साल के नीचे है तो 60, वो पूरा बोलना पड़ेगा। टर्न Question 10. An employee was drawing a salary of 9,000 per month. सुनो, 9,000 की सैलरी है ना, 21,000 से कम है ना, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, बोनस मिलने के लिए आपको साल में उस कंपनी में कितना दिन काम करना पड़ता है? 30 days पढ़ते हैं। He joined his service on January 22nd and remained absent from February 10 till April due to temporary disablement caused by an accident arising out of in the due course of his employment. Okay. Examine with reference whether he is eligible for bonus. तो whether he will be eligible for bonus. सुनो, बहुत कम दिन काम किया ना ये। एक बार देखो तो इधर, कब ज्वाइन किया था ये? 22 जनवरी को ज्वाइन किया था, ज्वाइन किया, इसका ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर में 22 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक खाली देखना है तुमको। फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल टू 31 मार्च होता है ना, तो जनवरी में तो ज्वाइन किया है, तो मार्च में खत्म हो जाएगा। तो 22 जनवरी से 31 मार्च के बीच में 30 दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई हैव टू चेक। ये कब कब आया है इसका अटेंडेंस बोलो। 22 जनवरी से 9 फरवरी तक। ही रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम 10th ना, अरे ही रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम 10th, तो 9 तक आया है। तो 22 जनवरी से 9 फरवरी कैलकुलेट करो। जनवरी में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10 दिन। 22 से 31 इंक्लूड 10 दिन, और फरवरी का 9 दिन, 19, और बाकी तो एब्सेंट हुआ है बिकॉज फिर ये महाशय कब प्रकट हुए? अगले फाइनेंशियल ईयर में आए सीधा, है ना। 7 अप्रैल को प्रकट हुआ सीधा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इस फाइनेंशियल में तो बहुत ही कम काम किया, 19 डेज किया। अब मेरा मन क्या बोल रहा है कि भाई ये तो 19 डेज काम किया, 30 दिन से कम, तो टेक्निकली ही शुड नॉट गेट बोनस। बट माइंड यू, क्या लिखा है लो? टेम्पररी डिसेबलमेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो तो डीम्ड वर्किंग मान लेंगे ना। प्लस 10 फरवरी से 31 मार्च कैलकुलेट करो। फरवरी कितने का महीना है? 28 में से 9 हटा दे, 19 दिन फरवरी का, 31 मार्च का, 19 31 50। इसको बोलते हैं डीम्ड प्रेजेंट, डीम्ड वर्किंग डे। तो कितना हो गया? 69 डेज, हेंस ही इज एलिजिबल। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन 10 टिक करो। नंबर नहीं हो सकता, 70 नहीं हो सकता। That's all। ये बोनस का कैलकुलेशन वगैरह पूरा क्लियर है, जो पढ़ा दिया उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो बस नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे सेम टाइम 5:30। अच्छा नेक्स्ट क्लास सुनो, नेक्स्ट क्लास कौन सा बुक लाना है? ये बुक। ओके अच्छा, जाने के पहले एक बार इसको थोड़ा सा निहार लें, मैं देखूं बोनस एक्ट में इसमें कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा है। पेज 45 पढ़ाए में से है कि भी नहीं है, भी देखें तो
ये लगा तो पेज ही मैच नहीं कर रहा है। हाँ आ गया पेज 45। पेज 45 फिल इन द ब्लैंक्स। लाया ना ये बुक, तो बोनी तो करें इससे भी। पेज 45 अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट the term establishment in public sector is defined as an establishment owned, controlled or managed by a corporation in which not less than dash percentage is held by government or RBI. कितना परसेंट आ गया? 40%। लो लिखो भरो 40%। Second, under payment of bonus act, every employee shall be entitled to receive bonus from his employer in an accounting year provided he has worked in the establishment for not less than 30 days. हो रहा है ना ऑब्जेक्टिव? सोचो, अभी ताजा पढ़ा है ना इसलिए। ट्रू और फॉल्स वो अभी नहीं हो सकता। हाँ सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला ट्रू एंड फॉल्स। द एनुअल नहीं, द मैक्सिमम बोनस पेएबल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज 15% की 20, तो फॉल्स है। नीचे नंबर सी पे आ जाओ नीचे। Answer the following question. Number 1, discuss the applicability of bonus act. Every factory, every establishment having 20 or more workers. Number 3, every other notified establishments having 10 or more workers but up to 19 workers. Once bonus act becomes applicable, then it continues to apply even if there is a subsequent reduction in the number of employees. ठीक है, हो गया? ये क्लियर है कि नहीं है? बस नेक्स्ट डे मिलते हैं।